हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपने जो कल अपनों ने बीच में छोड़ दी थी क्लास, उसे आगे नेक्स्ट करते हैं। तो अपनों ने यहाँ तक तो कर लिया था, मरियम वेबस्टर यहाँ तक तो कर लिया था आपने। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के साथ क्या मिला है? लिथियम, हीलियम और हाइड्रोजन मिलने के साक्ष्य कहाँ पे मिले अपने को? बीकानेर नागौर बेसिन में मिले हैं। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं कि मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। 13वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे और लाल दुहोमा क्या बने हैं? वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो आप 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखना कौन कौन से राज्यों में चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो 33वां व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? पुष्पा भारती जी को सम्मानित किया गया है। 2016 में उन्होंने प्रकाशित की थी यादें यादें और तेरी यादें के लिए सम्मानित किया गया है। 83 ग्रैंड मास्टर महिला कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू बनी है। 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसकी थीम क्या है? प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक अधिकार। ठीक है, तो उसके बाद में अपने देखते हैं कि ये किस दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया? केन्या लिया है। केन्या के प्रेसिडेंट थे विलियम रूटो, जो अपने क्या आए थे? भारत की यात्रा पर आए थे। तो उन्होंने यह डिसीजन लिया था कि हम किस में शामिल होंगे? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्या होंगे? शामिल होंगे। आप बताना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, और द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? उर्सुला वॉन डेर लियोन को। किसे? उर्सुला वॉन डेर लियोन को दिया गया है। फिर अपने देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में किस देश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? किसको दिया गया है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क को दिया गया है। अपने देख लेते हैं कि थोड़ी सरासर नज़र देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर। विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में 4 भारतीय। भूटान ने किया ग्लेफू शहर परियोजना का अनावरण। म्यांमार बना विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए भारत क्या हुआ? फिर से निर्वाचित। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर शुरू। फोर्ब्स एशिया की हीरोज ऑफ फिलोथ्रॉफी सूची में 3 भारतीय। लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की सूची में भारतीय प्रधानमंत्री शीर्ष पर। और विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में सिंगापुर और ज्यूरिख शीर्ष पर। केन्या के प्रेसिडेंट की यात्रा की भारत की राजकीय यात्रा। फिर अपने देख लेते हैं कि सबसे पहला टॉपिक है जो विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाएं की फोर्ब्स की सूची में 4 भारतीय हैं। वो मेरे नोट्सों में ही देख लेते हैं, मैंने जो बनाए थे। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में 4 भारतीय हैं। जारीकर्ता कौन है? फोर्ब्स है। शीर्ष स्थान किसका? उर्सुला वॉन डेर लियोन है। कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियोन है। कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियोन है। कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियोन है। ठीक है, और 4 भारतीय कौन है? निर्मला सीतारमन जी है, रोशनी नाडर मल्होत्रा है, सोमा मंडल है, किरण मजूमदार शो है। ठीक है, और टॉप 50 में कौन आई है? ये 32वें रैंक पे कौन है? निर्मला सीतारमन जी आई है, और ये लगातार 5वीं बार चुनी गई है। और फोर्ब्स कौन निकालता है? यूएसए निकालता है, जो स्टार्ट 2004 में की गई थी। 6 विभिन्न श्रेणियों में निकाली जाती है, जैसे फाइनेंशियल से रिलेटेड हो गई निर्मला सीतारमन जी, और बिजनेस से शायद सोमा मंडल है इसमें, लाइफस्टाइल, मीडिया, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स। ठीक है, और फिर अपने इसमें देख लेते हैं कि आप ये काम कर लेना कि एक वर्ड में खाली ले लेना, उसमें ये योजना ही लिखते जाना जिस जिस देश में है। जैसे भूटान ने किया ग्लेफू शहर परियोजना का अनावरण, तो आप उसमें लिख लेना कि भूटान ने क्या किया? ग्लेफू शहर परियोजना का अनावरण। फिर आपके सारी ये ऐसे वर्ड की सारी योजनाएं होंगी या विषय में जो भी चलाया होगा, तो आप एक वर्ड मैप में आप क्या कर सकते हो? वो पढ़ सकते हो। लास्ट टाइम रिवीजन करने में भी क्या होगी? आसानी होगी। कैसर नामग्याल वांगचुक भूटान के नरेश थे। उन्होंने ग्लेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना का क्या किया गया? अनावरण किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? मेन परियोजना को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारों के रूप में क्या करना था? स्थापित करना था।
फिर असम के सीमावर्ती ग्लेफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की कल्पना की एक स्वायत्त आर्थिक केंद्र के रूप में की गई है। म्यांमार बना विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है। ये याद रखना कि म्यांमार क्या बना है, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है। पहले कौन था, अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान पीछे रह गया। इसका कारण क्या था, पोस्त की खेती पर उन्होंने क्या कर दिया था, 2022 में सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके कारण अफीम उत्पादक में कितने परसेंट कटौती आ गई है, 95% वहाँ पर क्या आ गई है, कटौती आ गई है। और अपने देख लेते हैं कि ये जारी कौन करता है, UNODC, मतलब UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसको क्या करता है, जारी करता है इस रिपोर्ट को। फिर अपने देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 है, वो जारी कौन करता है, इसमें रैंकिंग कौन है, टॉप 3 पे कौन है, लास्ट में कौन है, ये सारी चीज़ें अपने को इसमें देखनी है। इसमें अपने देख लेते हैं कि जारीकर्ता कौन है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। प्रथम 3 स्थान पे तो कोई नहीं है। इसमें जारी कौन करता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल क्या करता है, जारी करता है। प्रथम 3 स्थान पे कोई नहीं है। भारत का स्थान कौन सा है, 7वां, पिछली बार कौन सा था, 8वां। ठीक है, इतना याद नहीं रखना कि पिछली बार कौन सा था, बस इतना रखना है कि अब इस बार अपने क्या है, एक रैंक में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। और पिछली बार टॉप 3 में तो इसमें कोई है ही नहीं। और फोर्थ पे कौन है, डेनमार्क है। और निम्नतम स्थान किसको मिला है, 67, सऊदी अरब को मिला है। उद्देश्य क्या है इसमें, मतलब किस आधार पे इसको आंका जाता है, जैसे 63 देशों के प्रदर्शन को आंका गया था। इसमें वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों में हो रहे प्रदर्शन 90% से ज़्यादा उत्सर्जन के लिए जो देश जिम्मेवार है, उसको उसी हिसाब से क्या दी जाती है, रैंकिंग। विभिन्न श्रेणियों में भारत की स्थिति देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस में कौन सी है, 9वीं है। ऊर्जा उपयोग में देखते हैं, 10वीं है। जलवायु नीति में देखते हैं, 10वीं है। नवीनीकरण ऊर्जा में देखते हैं तो भी अपनी कौन सी है, 37वीं है। ये अपने कोई पीछे से एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, तो आप याद रख लेना, वरना ठीक है अपने और जैसे आएगी तो अपने उसमें पढ़ते रहेंगे, रिपोर्ट आएगी। ठीक है, UNFCCC COP28 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, उसमें अपने देखते हैं कि COP28 हुआ था, जो अभी कहाँ पे हुआ है, दुबई में हुआ है, UAE के अंदर। ये अपने प्रेसिडेंट के अपने प्रधानमंत्री गए हुए थे, नरेंद्र मोदी जी, वहाँ पर उसमें क्या क्या वार्तालाप हुई थी अपने देखेंगे उसमें। ठीक है, COP29 कहाँ पर मतलब आयोजन होगा, अजरबैजान के अंदर होगा। COP27 कहाँ पे हुआ था, मिस्र के अंदर हुआ था। 197 देश के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अपनी पहलों को क्या की, प्रस्तुति की। यहाँ पे अचीवमेंट क्या क्या रही थी वो देख लेते हैं। इसमें जीवाश्म ईंधन धीरे धीरे क्रमिक रूप से समाप्त किए जाने पर सहमति बनी है। तेल और गैस उद्योग 2030 मीथेन उत्सर्जन को पूरी तरह से अपने को क्या करना है, 2030 तक। ये पूछ सकता है कि वन लाइनर एग्जाम में भी पूछ सकता है कि 2030 तक मीथेन को कब तक का अपने को पूरी तरह से खत्म करने का अपनों ने क्या रखा है, लक्ष्य रखा है, 2030 तक है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन, ये तो आ ही जाता है कि बहुत सारी पेपरों में आ ही जाता है कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन खत्म करने का लक्ष्य अपनों ने कौन सा वर्ष रखा है, 2050। फिर UAE की निवेश संस्था अल्टेरा बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने 30 अरब डॉलर निवेश करने की क्या की है, घोषणा की है। फिर अपने देख लेते हैं 2030 में कार्बन उत्सर्जन है वो 43% कम किए जाने पर सहमति बनी है कि 2030 तक कितना परसेंट कम कर देंगे, 43% कम कर देंगे। 2035 तक 60% घटाने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। 2030 में नवीनीकरण ऊर्जा को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है, जिसे यानी कि 11,000 गीगावाट। और ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत दर को 2 गुना करने का आह्वान किया गया है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, लीड IT 2.0 ये UN, ये भारत और मतलब स्वीडन ने किया, दोनों ने मिलकर किया इसको। UN क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क 2019 में। फिर अपने देख लेते हैं कि रिच गेमिंग चेंजर इनोवेटर पुरस्कार किसको मिला है, डॉक्टर अतुल साह को मिला है। ठीक है, किसी के मतलब क्या तो अतुल, जिसकी तुलना ना हो सके, नाम भी देखो जो मतलब क्या तो रिच गेमिंग चेंजिंग में इसे क्या बिना है, ऐसे याद रख सकते हो, जिसकी मतलब अतुल, जो क्या अपने आप में ही अतुल्य है, तो उसे क्या बना दिया गया, रिच। और गेमिंग चेंजिंग का इनोवेटर पुरस्कार इसे प्रदान किया गया है, डॉक्टर अतुल साह को दिया गया है। ये अतुल आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिसकी तुलना ना हो सके वो तो गेम में गया। अब दुनिया का सबसे बड़ा
परमाणु फ्यूज़न रिएक्टर शुरू किया गया है, वो कहाँ पर किया गया है, किन दोनों ने मिलकर ये स्टार्ट किया था, ये देखेंगे। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा परिचालन प्रायोगिक परमाणु संयंत्र रिएक्टर कहाँ पर शुरू किया गया, टोक्यो जापान में शुरू किया गया है। और इसका नाम क्या है, इसे नाम क्या दिया गया है, JT60 ऐसे नाम दिया गया है। और किन दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया, यूरोपीय यूनियन और जापान ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। ऊर्जा उसी प्रकार उत्पन्न होती है जिस प्रकार सूर्य पर होती है, जिस प्रकार से सूर्य पर होती है। 6 मंजिला ऊंचे रिएक्टर डोनेट से, ये तो वन लाइनर एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ देना चाहिए इसको। 6 मंजिला ऊंचे इस रिएक्टर को डोनेट का आकार का वेसल है, जो कि इसे क्या कहा जाता है, टोकामाक कहते हैं। अंदर तेजी से प्लाज्मा को घुमाया जाएगा और इसका तापमान 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस, आप कितना होता है 2 डिग्री सेल्सियस तापमान, इतना क्या है इसका तापमान पहुंच जाएगा। यानी कि अपने जितना सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसी प्रकार अपने को इससे ऊर्जा प्राप्त होगी। परमाणु संयंत्र से प्राप्त ऊर्जा को भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकता के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की सूची में भारतीय PM क्या शीर्ष पर है, थर्ड 76% अप्रूवल रेटिंग जारी है, USA में स्थित है। कंसल्टी जारी कौन करता है, ये जारी तो अपने को क्या मिला है, थर्ड पे है और 76% अप्रूवल रेटिंग दी गई है। कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट फॉर ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर को दिया गया है। और सबसे खराब स्थिति किसकी रही है, मतलब जस्टिन ट्रूडो की रही है, कनाडा के क्या है, प्रेसिडेंट है, तो उनकी सबसे खराब स्थिति रही है। और PM क्या रहे हैं, शीर्ष पर रहे हैं, कौन सी कितनी बारी रहे हैं, तीसरी बार रहे हैं। और 76% उनको क्या मिली है, अप्रूवल रेटिंग दी गई है। अप्रूवल रेटिंग कितनी दी गई है, 76% दी गई है। लगातार कितनी बार शीर्ष पे रहे हैं, तीसरी बार शीर्ष पे रहे हैं। जारी किसने किया है, USA में ये संस्था है वो जारी करती है, स्थित है। और कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर। फिर अपने देख लेते हैं कि फोर्ब्स एशिया के हीरोज ऑफ फिलोथ्रॉफी सूची में 3 क्या है, भारतीय है। ठीक है, फिर अपने देख लेते हैं कि इसमें 3 कौन रहे हैं, भारतीय हैं, उसका इनके नाम ही इम्पोर्टेंट है। नंदन नीलेकणी और KP सिंह बने हैं, निखिल कामत बने हैं। नंदन नीलेकणी और KP सिंह बने हैं, निखिल कामत बने हैं। निखिल कामत और KP सिंह और नंदन नीलेकणी, 2 तो क्या हो जाएंगे, नए से हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा, आप ऐसे याद रख लेना। हीरो में क्या होता है, नखरे होते हैं, तो आप उसे याद रख लेना, नए से निखिल हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा, नखरे। हीरो में क्या होते हैं, नखरे कम नहीं होते, या वो क्या नहीं रहते, खुश नहीं रहते, तो आप कुछ से या मतलब क्या, तो ऐसे याद रख लेना कि नखरे क्या नहीं होते, कम नहीं होते। तो नए से नखरे से क्या हो जाएगा, निखिल हो जाएगा। नए से क्या हो जाएगा, नंदन नीलेकणी हो जाएगा और KP सिंह हो जाएंगे। ये कौन सा संस्करण था, इसका 17वां संस्करण। फोर्ब्स इस वार्षिक सूची में 15 परोपकारी यों को शामिल किया गया है और इस सूची में कोई भी रैंक नहीं दी गई है। और उद्योग जगत के दिग्गजों को शामिल किया गया, काफ़ी दान कर रहे हैं उनको शामिल किया गया। अपने कौन से हैं 3, एक तो है नंदन नीलेकणी हो गए, और कौन है, और इसमें KP सिंह हो गए, और निखिल कामत हो गया। याद रख लेना कि हीरो में क्या नहीं होते, नखरे कम नहीं होते। विश्व के सर्वाधिक सबसे महंगे शहरों की सूची में सिंगापुर और ज्यूरिख शीर्ष पर है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 से निकाला है और जारीकर्ता कौन है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है। शीर्ष स्थान किसका रहा है, सिंगापुर और ज्यूरिख का रहा है। और 11 वर्षों में 9वीं बार दुनिया के सबसे महंगे शहरों में कौन शामिल हुआ है, सिंगापुर लगातार शामिल हुआ है और अपना स्थान बरकरार रखा है इसने, सिंगापुर ने। और विश्व के जीवन यापन में औसत लागत है वो लगातार कितनी परसेंट बढ़ गई है, 7.4 7.4 क्या है, % में वृद्धि हुई है इसकी। केन्या के प्रेसिडेंट की भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे, कौन है, विलियम रूटो। ठीक है, और उन्होंने अपनों को पता है कि अपनों ने पढ़ा था कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और ISA में क्या किया था, इन्होंने शामिल होने का क्या लिया था, निर्णय लिया था।
ठीक है। और भारत ने इसको क्या दिया है, कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण करने के लिए 250 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है इसे। TIWB, ठीक है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये सीमा विहीन कर निरीक्षक है। और ये कार्यक्रम विशेष मतलब क्या, तो भारत को एक साझेदार प्रशासन के रूप में इसे चुना गया है। और ये संयुक्त पहल किस की है, UNDP और OECD की क्या है, संयुक्त पहल है। 7वां TIWD कार्यक्रम है जो भारत के कर विशेषज्ञ को उपलब्ध कराकर है सहयोग दिया है। ठीक है। और फिर अपने देख लेते हैं कि माली संयुक्त राष्ट्र पश्चिमी अफ्रीकी देश है। माली में अपने एक दशक लंबे संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर 11 दिसंबर 2023 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसका कारण क्या था, शांति मिशन के समाप्त किए जाने के कारण आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं की तुलना में शांति सैनिकों को अपर्याप्त संख्या बताया गया है। ठीक है। और 2013 में ये क्या हुआ था, शुरू हुए इस संयुक्त राष्ट्र मिशन का उद्देश्य संघर्षरत राष्ट्र में शांति और स्थिरता लाना था। इसका उद्देश्य यही था। 2012 में यहाँ पर तुआरेंग विद्रोह से इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तुआरेंग विद्रोह से हुई थी। फिर अपने को पता है कि जेमिनी किसका एक मतलब कहते हैं मॉडल है, ये गूगल का क्या है, ये क्या है, नवीनतम है AI मॉडल है। याद रखना किसका है, ये गूगल का है। गूगल के अपने को पता है CEO कौन है, सुंदर पिचाई जी है। ठीक है। और इसका मतलब क्या, तो ये क्या क्या काम है, डिजाइन करेगा, जो टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, अन्य प्रकार के डाटा को सामान्यकृत कर शामिल करने में क्या ये चीजें सक्षम है। फिर देख लेते हैं कि पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समूह हैं। किस सदस्य देश से दिसंबर 2023 में तख्ता पलट का असफल मतलब प्रयास किया गया, सियरा लियोन में। ठीक है। और किस यूरोपीय देश की मतलब क्या, तो 16 वर्ष की कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर किसने प्रतिबंध लगा दिया गया, किसने लगाए हैं, ब्रिटेन ने। नाम भी देखो, ब्रिटेन अपने पे राज कर चुका है और वहाँ पर क्या लगा रहा है, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के। वैसे तो सही है कि मतलब बच्चों पे मतलब गलत इफेक्ट पड़ रहा है फ़ोन की वजह से, तो 16 वर्ष के कम आयु के उम्र के व्यक्तियों को सोशल मीडिया पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध, कड़े प्रतिबंध लगा दिया, किसने, ब्रिटेन ने। समलैंगिक विवाह पर पंजीकृत करने वाला या मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है, नेपाल। कौन बन गया है, नेपाल। नेपाल ने भी क्या कर दिए हैं, मतलब समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला दक्षिण एशिया का क्या बन गया, पहला देश बन गया है। तो आप बताना कि कमेंट बॉक्स में कि अपनों ने समलैंगिक विवाह के मतलब के तो इसको मान्यता दी है या हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला आया था इसका, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। और सीधा चाइना के विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के किस परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है, जो कि 200 मेगावाट के का गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर है। सीधा ओवन संयंत्र कौन सा है, सीधा ओवन संयंत्र कौन सा है, कहाँ पर है, चाइना ने। किसने, चाइना ने सीधा ओवन संयंत्र है। विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन क्या किया गया है, शुरू किया गया है। 200 मेगावाट का गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर है। और अमेरिका ने प्रतिबंध हटा दिए गए, जो अपनों पे क्या लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे। और अपनों ने कच्चे तेल का आयात फिर से स्टार्ट कहाँ से कर दिए गए हैं, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से, वेनेजुएला के वापस क्या कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। अपने को पता है कि कच्चे तेल आयात पहले अपने कहाँ से करते थे, लगभग वेनेजुएला से करते थे अपने कच्चे तेल का आयात है, फिर से शुरू कर दिया कहाँ से, पहले अमेरिका ने बीच में अपने ऊपर क्या लगा दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे। अब वो प्रतिबंध को क्या कर दिया गया, फिर से हटा दिया गया है। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह के पंजीकृत करने वाला या दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया, नेपाल बन गया है। इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है, वो कौन सा है, अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी। कौन सा है, अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी। सुंडा जल मरुमध्य में स्थित किस ज्वालामुखी में 28 नवंबर 2023 को विस्फोट हो गया, अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी में। ठीक है। फिर याद रखना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सड़क पर पैदल चलने वालों की मृत्यु 3% से बढ़कर 2,74,000 हो गई है। सभी वैश्विक मौतों का कितना परसेंट है, ये लगभग 23% है।
तो ये इतना याद रखने वाली कोई बात नहीं है कि हम इसको याद रखें कि 23% है, सड़क पे पैदल चलने वाले लोगों की इतनी मृत्यु हो गई है, तो इतना ये वन लाइनर एग्जाम में आता नहीं है, तो छोड़ देना इसको। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित किस झील में वैज्ञानिकों ने $540 बिलियन के लिथियम भंडार का पता लगाया? साल्टन सागर में। कौन से सागर में? साल्टन सागर में। ठीक है, और फिर अपने देखते हैं कि वहाँ पर किस देश में, मतलब कि तो वहाँ पर रक्षा सेनाओं में महिलाओं को सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकेगी? कौन सा ऐसा देश है? श्रीलंका। कौन सा है? जिसने कह दिया है कि मतलब सेनाएं हैं वो महिलाएं सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकती हैं रक्षा सेनाओं में, तो ये कौन सा देश बना है? श्रीलंका बना है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा लाए गए अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों से संबंधित बिल का क्या नाम दिया गया है? रवांडा बिल दिया गया है। और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों से संबंधित कौन सा बिल लेके आए हैं ऋषि सुनक जी? वो लेके आए हैं रवांडा बिल लेके आए हैं। कौन सा? रवांडा बिल लेके आए हैं। 100% हरित ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली ट्रांसअटलांटिक उड़ान लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के न्यूयॉर्क का जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए संपन्न हुई है। इस उड़ान का क्या नाम दिया गया है? फ्लाइट 100। क्या नाम दिया गया है? फ्लाइट 100। क्या नाम दिया गया है? फ्लाइट 100। और अपने को पता है कि चाइना के बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव में प्रोजेक्ट में खुद को बाहर करने की घोषणा किसने कर दी गई है? वो किसने की है? इटली ने। किसने की है? इटली ने। इटली ने कह दिया कि अब मैं क्या नहीं रहूँगा, बेल्ट रोड इनिशिएटिव में मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा।